गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त संतोष एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया के अंतर्गत हम लोग टुवार्ड्स सिविल डिसओबीडियंस के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने एक पॉइंट जिसका नाम था स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी के बारे में पढ़ा। इस पार्टी का क्या उद्देश्य था, इस पार्टी ने इंडियन नेशनल मूवमेंट में अपना क्या पार्टिसिपेशन दिया, इस पार्टी ने इंडियन नेशनल मूवमेंट को किस तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया, आपने लास्ट क्लासेस में इसके बारे में पढ़ा था। स्टूडेंट्स, यहां मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में स्वराज पार्टी का इंपॉर्टेंस क्या है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्वराज पार्टी इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये मेरा एक आपसे क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप जरूर अपने नोटबुक में लिखेंगे। तो आइए उसी चेन को आगे बढ़ाते हुए हम अगले पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि आपका जो बुक है उस बुक में ये सब पॉइंट फॉर्म में नहीं दिया गया है। ये सिर्फ एक एक लाइन में इन सारे छोटे छोटे इश्यूज के बारे में मेंशन कर दिया गया है और उसी पॉइंट को मेंशन करते हुए ये लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। किसकी तरफ? टुवार्ड्स सिविल डिसओबीडियंस की तरफ। तो जो हमारा अगला पॉइंट होगा द ग्रेट डिप्रेशन, द ग्रेट डिप्रेशन। स्टूडेंट्स, द ग्रेट डिप्रेशन का मतलब होता है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। क्या अर्थ होता है? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब हुई, कहां हुई, इसने इंडियन सोसाइटी के ऊपर क्या इंपैक्ट दिया, इसने वर्ल्ड सोसाइटी के ऊपर अपना क्या इंपैक्ट दिया, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस पॉइंट इन आवर नेशनल मूवमेंट। तो आइए हम इसके बारे में बहुत ही संक्षिप्त में पढ़ने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर के 1918 के बीच चलता है और फर्स्ट वर्ल्ड वार के पश्चात 1929-30 में दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर यूएसए में उस टाइम 1929-30 में 1929-30 में यूएसए में एक मंदी आई, एक घटना घटी जिसका नाम है द ग्रेट डिप्रेशन, यानी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। ये मंदी आई किस चीज में थी? तो ये मंदी आई थी शेयर मार्केट में। किसमें आई? शेयर मार्केट में। तो यूएसए के शेयर मार्केट में, जो यहाँ का शेयर मार्केट है, उस शेयर मार्केट में अचानक से मंदी आ जाती है और मंदी आने के कारण लोग अपने खर्चों में लगभग 10% की क्या कर देते हैं? कमी कर देते हैं। किसमें? खर्चों में। यानी लोगों का जो डिमांड है वो क्या हो जाता है? डिमांड कम जाता है। और अमेरिका उस टाइम उभरता हुआ सुपर पावर था, तो लोगों ने जब अपनी डिमांड कम कर दी तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन के रेशियो में डिमांड नहीं है, तो कंपनी वाले अपना प्रोडक्शन कम करेंगे। तो देखिए क्या होता है कि लोगों ने अमेरिका के शेयर मार्केट में जो गिरावट आई, उस गिरावट के कारण लोगों ने अपनी डिमांड में 10% की कमी कर दी। एक काम उन्होंने यह किया। दूसरा काम उन लोगों ने क्या किया कि जो अमेरिका के बैंक्स थे, उस बैंक से उस बैंक में इन लोगों ने जो लोन वगैरह ले रखे थे, लोग क्या करते हैं? बैंक से लोन लेते हैं, तो इन लोगों ने ईएमआई देना बंद कर दिया। क्या किया? ईएमआई देना
बंद कर दिया तो बैंक के पास पैसे क्या होंगे, कम जाएंगे। बैंक के पास फिर मनी की क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी। बैंक के पास मनी की शॉर्टेज हो जाएगी। एक इस कारण से बैंक के पास मनी की शॉर्टेज होगी कि बैंक ने जिन लोगों को लोन दिया वो ईएमआई देने से कतरा रहे हैं, एक कारण यह है। दूसरा कारण यह है कि बैंकों में जिन लोगों ने अपनी सेविंग्स की थी, बैंकों में जिन लोगों ने अपनी सेविंग्स की थी, बचत की थी, वहां वे लोग पैसा जमा करते थे, इस पैसे को भी वो क्या करने लगे, विथड्रॉ करने लगे। यानी पैसे को वे लोग बाहर निकालने लगे। तो बैंक क्या होने लगे, बैंकों में किसकी हो गई, लैक ऑफ मनी। बैंक में क्या हो गया, लैक ऑफ मनी। एक तो लोग जिन्होंने लोन लिया था वो ईएमआई देने से कतरा रहे थे, ईएमआई नहीं दे रहे थे, एक इस कारण से बैंक में पैसे की कमी हुई। दूसरा, लोगों ने जो सेविंग्स किया था उन सारे सेविंग्स को लोगों ने क्या किया, विड्रॉल कर लिया। तो विड्रॉल कर लिया तो बैंक के पास क्या होगी, लैक ऑफ मनी। और इस लैक ऑफ मनी के कारण बैंक धीरे धीरे करके दिवालिया हो गए, बैंकरप्सी हो गए। और ऐसा आंकड़ा कह रहा है कि उस टाइम से अमेरिका में 5000 बैंक क्या हुए, दिवालिया घोषित हो गए। उस टाइम 1929-30 में अमेरिका में 5000 बैंक दिवालिया हो गए। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, इस सिचुएशन ने किसके ऊपर इंपैक्ट डाला, इस सिचुएशन ने इंडियंस के ऊपर भी इंपैक्ट डाला। और वो इंपैक्ट क्या हुआ कि जो इंडिया से यहां एक्सपोर्ट किया जाता था उस एक्सपोर्ट में क्या होगी, कमी आ गई। जो अमेरिकन थे उनको इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड थी, तो ये लोग अपनी डिमांड्स में क्या कर रहे हैं, अमेरिकन लगातार कमी कर रहे हैं। तो जब अपनी डिमांड्स में कमी करेंगे तो जो दूसरी कंट्री वाले हैं यहाँ एक्सपोर्ट करेंगे, दूसरी कंट्री वाले लोग यहाँ अपनी चीजों का एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। यानी अदर कंट्री से अमेरिका में एक्सपोर्ट क्या हो गया, धीरे धीरे कम गया। तो इसका इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, जो कि इंडियन पीजेंट्स थे, इन इंडियन पीजेंट ने प्रोडक्शन तो किया लेकिन इस प्रोडक्शन को खरीदने वाला कोई नहीं था। तो इन किसानों के सामने क्या समस्या आती है, इन किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि ये लोग लैंड रेवेन्यू यानी रेंट, ये लोग लैंड रेवेन्यू यानी रेंट किस तरीके से देंगे। जब इनका जो प्रोडक्शन किया हुआ प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट नहीं होगा, वो मार्केट तक नहीं पहुंचेगा, तो ये लोग अपनी रेंट कैसे देंगे। तो ये लोग अपना लैंड रेवेन्यू या भू राजस्व या रेंट नहीं देंगे, तो इंडियन पीजेंट्स के ऊपर किसका प्रेशर बनेगा, इंडियन पीजेंट्स के ऊपर ब्रिटिश का प्रेशर बनेगा, यानी अंग्रेजों का प्रेशर बनेगा। अंग्रेज किस पे दबाव डालेंगे, इंडियन पीजेंट्स के ऊपर। तो इंडियन पीजेंट्स जो है औने पौने दामों में या किसी भी कीमत पर, इट मीन्स बहुत ही लो प्राइस में क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट को सेल कर देगा। तो इंडियन पीजेंट्स के ऊपर भी क्या हुआ, द ग्रेट डिप्रेशन का इंपैक्ट पड़ा। यानी ये जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी है, इसका नाम क्या है, विश्वव्यापी, यानी इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर पड़ रहा है। तो ये सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है। बाद में अमेरिका में 1928-29 के आसपास ही 30 के आसपास इलेक्शंस होते हैं और एक व्यक्ति है जो वहां के इलेक्शंस में एज अ कैंडिडेट खड़ा होता है और वह अमेरिकन को यह प्रॉमिस करता है, अमेरिका के लोगों को यह प्रॉमिस करता है कि मैं अमेरिका को इस द ग्रेट डिप्रेशन से बाहर निकालूंगा। उसका नाम था FDR, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इसकी जो पॉलिसी थी उसे कहा जाता है न्यू डील,
उस पॉलिसी का क्या नाम है स्टूडेंट्स? उस पॉलिसी का नाम है न्यू डील और उस व्यक्ति का नाम है FDR यानी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और उस पॉलिसी का नाम है न्यू डील। तो इस तरीके से द ग्रेट डिप्रेशन ने इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, इंडियन पीजेंट्स के ऊपर अपना इंपैक्ट डाला और यह एक पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं है, यह एक निगेटिव इंपैक्ट है। और इसी तरह की एक दूसरी घटना है जिसके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं, यह है सिमोन कमीशन। सिमोन कमीशन स्टूडेंट्स हुआ या कि ब्रिटेन में 1929 में इलेक्शन थे। 28-29 में ब्रिटेन में क्या था? ब्रिटेन में 28-29 में इलेक्शंस। किसके इलेक्शंस थे? पार्लियामेंट के इलेक्शंस थे। तो ब्रिटेन में पार्लियामेंट के इलेक्शंस थे और स्टूडेंट्स मैंने आपको लास्ट वीडियोज में बताया था 1919 में भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, एक एक्ट लाया गया था 1919 में। आप वीडियो को बार बार देखिए, पॉज करके देखिए और जो पॉइंट्स बताए जाते हैं उनको अपनी कॉपी में नोट कीजिए। ये आपके लिए, आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपको आगे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट लाया गया और इसी एक्ट के प्रोविजंस में एक बात यह भी कही गई थी कि आफ्टर 10 इयर्स इस एक्ट की क्या की जाएगी? रिव्यू की जाएगी। इसी एक्ट के एक प्रोविजन में कहा गया था कि आफ्टर 10 इयर्स इस एक्ट की क्या की जाएगी? रिव्यू की जाएगी यानी समीक्षा की जाएगी और उस समीक्षा के आधार पर यह जांचा और परखा जाएगा कि 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट है वो अपनी प्रोग्राम्स के द्वारा, वो अपने प्रोविजंस के द्वारा कितना सक्सेस हुआ और जो कमिटी का रिकमेंडेशन होगा उस रिकमेंडेशन को बाद में आगे फॉलो किया जाएगा। तो ये जो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में आफ्टर 10 इयर्स एक रिव्यू की जो बात कही गई थी, इसी को ध्यान में रखकर 1927-28 में एक कमीशन का गठन किया जाता है जिसका नाम है सिमोन कमीशन। क्या नाम है? सिमोन कमीशन। और इस सिमोन कमीशन का सबसे मेन काम यही था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट की समीक्षा करना यानी रिव्यू करना। तो रिव्यू में स्टूडेंट्स यह होता है कि उस प्रोग्राम के पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट को जांचा जाता है। तो ये जो सिमोन कमीशन था ये पूरा का पूरा 7 मेंबर्स का कमीशन था। इस कमीशन में कितने मेंबर्स थे? इस कमीशन में टोटल 7 मेंबर्स थे और सभी क्या थे? ब्रिटिश थे, यानी ब्रिटिश या इंग्लिश। यानी इस कमीशन के जो रिव्यू करने वाले मेंबर्स थे वो क्या थे? ब्रिटिश थे या फिर अंग्रेज थे। इसमें प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई कि आप एक इंडियन एक्ट की रिव्यू करने जा रहे हैं, तो एक्ट आपने बनाया, रिव्यू आप करेंगे और उस एक्ट को आपने अपने गुलामों के ऊपर या अपनी कॉलोनी के ऊपर वो इम्प्लीमेंट किया है। तो जब आप इसकी रिव्यू करेंगे तो इसमें कोई इंडियंस भी तो होना चाहिए। इससे क्या होता कि बाइसलेस रिव्यू होती। जब आप एक इंडियंस को या 2 इंडियंस को भी इस कमीशन में शामिल करते तो ये जो रिव्यू होता ये बाइसलेस रिव्यू होता, जिससे इंडियंस को भी यह भरोसा होता कि रिव्यू अच्छे से की गई है। लेकिन आपके जो रिव्यू कमीशन था, जो साइमन कमीशन था, इसमें सारे जो 7 मेंबर्स हैं वो आपने ब्रिटिशर्स में इंग्लिश कर दिए, जिसका विरोध किया किसने? इंडियंस ने। इंडियंस का कहना था कि इस रिव्यू कमीशन में
कम से कम इंडियंस को भी शामिल किया जाए। तो सीमन कमीशन को क्या कहा जाता है? व्हाइट मैन कमीशन। क्या कहा जाता है? व्हाइट मैन कमीशन। सीमन कमीशन का दूसरा नाम क्या है? व्हाइट मैन कमीशन। व्हाइट मैन कमीशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सारे मेंबर्स क्या थे? व्हाइट थे, यानी गोरे लोग थे। तो इस कमीशन, यह कमीशन जब फरवरी 1928 में इंडिया आता है, सीमन कमीशन जब फरवरी 1928 में इंडिया आता है, तो इस कमीशन का पूरे इंडिया में क्या होता है? विरोध होता है। सभी जगह इसका प्रोटेस्ट होता है, यानी सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। देश के सभी भागों में इसका विरोध किया जा रहा है और एक स्लोगन दिया जा रहा है, नारा दिया जा रहा है, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। यह इंडिया के जिस भी टाउन में जाता था वहां इसे यही सुनने को मिलता था, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। तो प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट हुई कि यह जहां भी गया सभी जगह इसको विरोध का सामना ही करना था। तो इसी तरीके से यह कहां जाता है? लाहौर। और लाहौर जाने के दरमियान, लाहौर जाने के पश्चात इसे इसका विरोध का एक व्यक्ति है जिनका नाम है लाला लाजपत राय। लाहौर में जब ये लाहौर पहुंचता है तो वहां भी इसे विरोध का सामना करना पड़ता है। और लाहौर में लोगों के प्रोटेस्ट का जो लीडरशिप कौन संभाल रहे थे? लाला लाजपत राय। स्टूडेंट्स, ये लाला लाजपत राय जो आपको मैंने 1905 का शायद स्वदेशी मूवमेंट पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं बता देता हूं कि लाला लाजपत राय जो है एक इंडिया के बहुत बड़े एक्सट्रीमिस्ट नेता हैं। और इंडिया में जो रेवोल्यूशनरीज हैं, यानी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, बाल गुरु जैसे लोग, ये सभी लोग लाला लाजपत राय को अपना आइडियल्स मानते हैं। तो लाहौर में जब सीमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय कर रहे थे, तो वहां पर जो पुलिस टीम का लीडर था उसका नाम था सैंडर्स। और उसी सैंडर्स के आदेश पर लाला लाजपत राय के ऊपर दर्जनों लाठियां गिराई गई, यानी दे लाठी, यानी लाठी से मार मारकर लाला लाजपत राय को घायल कर दिया गया। और इतनी बुरी तरीके से घायल किया गया कि लाला लाजपत राय की 5-6 महीने के अंदर ही डेथ हो जाती है। तो यह जो इंसिडेंट है, यह रेवोल्यूशनरी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि रेवोल्यूशनरी जो है बम और पिस्तौल के भरोसे देश को आजादी दिलाने की बात करते हैं। तो जो इनके शिष्य हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वगैरह, उन लोगों ने जो पुलिस अधिकारी, जिसका नाम मैंने लिया सैंडर्स की हत्या करके, यानी लाला लाजपत राय को जिस पुलिस अधिकारी ने लाठियों और डंडों से मारने की कोशिश की थी, उसी पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या बाद में उनके शिष्य भगत सिंह और सुखदेव इत्यादि लोगों ने मिलकर कर दी। तो यह घटना सीमन कमीशन से बहुत ही अधिक जुड़ी हुई है। अगर सीमन कमीशन आता है तो आप उसमें लाहौर प्रोटेस्ट का एज अ एग्जाम्पल जरूर मेंशन कीजिएगा और उसमें लाला लाजपत राय को भी एज अ प्रोटेस्ट लीडर के तौर पर दिखाइएगा। तो इस घटना के कारण सीमन कमीशन की बहुत किरकिरी होती है। और जब लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी बरसाए जा रहे थे, डंडे बरसाए जा रहे थे, तो उन्होंने एक कथन कहा था, स्टेटमेंट था, और यह स्टेटमेंट बहुत ही फेमस है। जब आप 11th-12th में आगे पढ़ेंगे हिस्ट्री, तो उस हिस्ट्री में यह स्टेटमेंट बहुत ही फेमस है। आपके बुक में नहीं दिया गया, लेकिन मैं यह फिर भी बता दे दूं कि इन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजों की ताबूत में कील के समान होगा। यानी जो ब्रिटिशर्स मरते हैं
उनको एक ताबूत में लिटा दिया जाता है और उस ताबूत के ढक्कन को लगा करके उसको कहीं जमीन में गाड़ दिया जाता है, डिग कर दिया जाता है। तो जो उनका ताबूत होता है उसको फिर बाद में शायद वो किल ठोकते हैं या नहीं ठोकते हैं वो दूसरी बात है, लेकिन इनका स्टेटमेंट था कि ब्रिटिशर्स तुमने मेरे शरीर के ऊपर जितनी लाठी और डंडे बरसाए हैं, समझो तुम्हारी ताबूत में इतने किल ठोके गए हैं। तो यह लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट है। और जब सेमोन कमीशन का विरोध किया जाता है, प्रोटेस्ट किया जाता है इंडिया में, तो इसी सेमोन कमीशन के जो कुछ अधिकारी थे, और इस सेमोन कमीशन का हेड था सर जॉन सैमन। इसका नाम क्या था? इसका नाम था सर जॉन सैमन। यानी इसी सर जॉन सैमन की लीडरशिप में इंडिया में क्या होता है? सैमन कमीशन आता है। तो इसी सैमन कमीशन का जब इंडियंस ने प्रोटेस्ट किया तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के सामने एक चुनौती रखी कि अगर आप लोग इस कमीशन का विरोध कर रहे हैं तो आप मुझे एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाइए। तो इंडियंस ने उनके इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट। ये नेहरू रिपोर्ट किससे रिलेटेड है स्टूडेंट्स? ये नेहरू रिपोर्ट रिलेटेड है मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट से। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट्स को मैं अगर कहना चाहूं तो भारतीय संविधान का यह एक छोटा सा नमूना पेश करता है। मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, इन्होंने इन्हीं के लीडरशिप में, इन्हीं के कमीशन के लीडरशिप में नेहरू रिपोर्ट 1928-29 में ब्रिटिशर्स के सामने रखा गया, जिसका ब्रिटिशर्स ने अपोज किया, विरोध किया। तो नेहरू रिपोर्ट भी आपको याद रखना चाहिए कि नेहरू रिपोर्ट क्या है। तो इंडियंस के द्वारा, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नेहरू रिपोर्ट में इंडिया के हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपना मेंबर शामिल किया था। यानी ये पूरे इंडिया के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव कर रही थी। यह नेहरू रिपोर्ट जो है वह पूरे इंडिया के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, क्योंकि सभी पार्टियों ने इसमें भाग लिया। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपने देखा कि द ग्रेट डिप्रेशन और सेमोन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट, ये तीनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। और इसके बाद फिर हम अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।